हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर की तुलनात्मक शासन और राजनीति। हमारी बुक का नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसकी हम यूनिट फोर्थ करने वाले हैं, जिसमें हम निर्वाचन प्रणाली के बारे में जानेंगे, जैसे कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और मिश्रित प्रणाली। तीनों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो जो है एसओएल के लिए, एनसी वेब के लिए, डीयू रेगुलर के लिए, इसके अलावा अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये बहुत कॉमन टॉपिक है और सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में होता है और ये एमए के सिलेबस में भी होता है। ठीक है, तो आप किसी भी कोर्स से क्यों ना हो, आपके सिलेबस में ये टॉपिक होगा तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। देखिए, इसमें आज हम करेंगे यूनिट फोर्थ। टोटल हमारी 6 यूनिट है, इसमें से हमें आज फोर्थ यूनिट करनी है, निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, तो चलिए इसे वीडियो को देखेंगे। और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और देखिए, इसमें हम चुनाव के बारे में नहीं पढ़ेंगे। याद रखिए, ये चुनाव संबंधित जो आचार संहिता वगैरह जो भी आपने 11th क्लास में पढ़ा था वो नहीं पढ़ने वाले। यहाँ पे हम चुनाव प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे कि चुनाव की प्रणाली कौन कौन सी है। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। और अगर आप बुक से पढ़ोगे तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, एक एक चीज़ को समझो, तभी आपके दिमाग में ये चीज़ें अच्छे तरीके से बैठ पाएंगी। तो चलिए समझते हैं। देखिए, किसी भी देश के लिए चुनाव प्रणाली जो होती है, वहाँ का जो इलेक्शन का जो सिस्टम होता है, वो बहुत ही विशेष महत्व होता है उसका, किसी भी देश के लिए। ठीक है, अब दुनिया भर में बहुत सारे देश हैं, उन देशों में चुनाव भी होते हैं और चुनाव की प्रणाली जो होती है वो हर देश में अपने अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, तो वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं ये विशेष महत्व क्यों होता है। इसलिए क्योंकि तो देखो, जो चुनाव और जो जनमत संग्रह है, इसके मापदंडों को निर्धारित करता है। ठीक है, ये चुनाव प्रणाली जो है, हमारी जो भी चुनाव प्रणाली होगी, वो चुनाव और जनमत संग्रह यानी जनता जो चाहती है उसके मापदंड जो है उसको निर्धारित करेगी, पहली चीज। दूसरी क्या है, चुनाव प्रणाली के जरिए ही उसके परिणाम, जो उसका रिजल्ट होता है चुनाव का, और उसको कैसे घोषित किया जाना है, ये भी चुनाव प्रणाली के तहत ही होता है। ठीक है, आगे देखिए। गेलघर जो है, इन्होंने क्या कहा है, गेलघर साहब कहते हैं कि चुनावी प्रणाली नियमों की एक संहिता है। संहिता मतलब आप ये कह सकते हो कि एक रूल की बुक है। ठीक है, नियमों की एक संहिता है जो ये परिभाषित करती है कि कैसे चुनाव में वोट डाले जाते हैं और इन वोटों को फिर सीटों में बदलकर कैसे रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, यानी कि गेलघर कहते हैं कि चुनाव प्रणाली जो होती है वो एक ऐसे नियमों की बुक है जिसमें ये बताया जाता है कि चुनाव जो होंगे, चुनाव में वोट कैसे डाले जाएंगे। ठीक है, वोट डालने के लिए कौन एलिजिबल होगा, क्या मतलब उसके नियम होंगे, और वोट जब डल जाएंगे तो फिर सीटों में उसको कैसे बदला जाएगा, कैसे रूपांतरित होगा। ये सारी चीजें हमें चुनाव प्रणाली से पता लगता है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखिए। ये नियम और कानून मतदान की प्रक्रिया के सभी पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। देखिए, जो भी मतलब चुनाव से संबंधित, यानी जो चुनाव प्रक्रिया होती है या चुनाव प्रणाली होती है, ठीक है, इसके कुछ नियम होते हैं। और ये जो नियम होते हैं, ये मतदान की जो प्रक्रिया होती है उसके सभी पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, चुनाव का समय क्या होगा, चुनाव कब होंगे। कई देशों में 4 साल के बाद चुनाव होते हैं, कई देशों में 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। ठीक है, कौन सा चुनाव कितने वर्ष का होगा, ये सारी चीजें, चुनाव का समय, ये सब रूल बुक जो भी होगा उनका उसमें होगा। फिर मतदान जो करते हैं, जो लोग वोटर होते हैं, जैसे आप हो, आप वोटिंग करोगे यानी आप वोट देकर आओगे, तो जो मतदान के लिए आपके लिए क्या योग्यता होगी, जैसे भारत में 18 वर्ष का व्यक्ति जो है, भारत का जो नागरिक है वो मतदान कर सकता है। हो सकता है किसी दूसरे देश में एज क्राइटेरिया कुछ अलग हो। तो यही बताया जा रहा है कि ये जो नियम कानून होते हैं, इसमें ये बातें रखी होती है कि चुनाव किस समय में होंगे और मतदान के लिए लोगों की योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो चुनाव प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा वोटों के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए, चुनाव जो प्रणाली है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है, वोटों के जरिए यानी अपने मतदान के जरिए निर्वाचित प्रतिनिधि, जो हमारे जो नेता होते हैं, प्रतिनिधि का मतलब यहाँ पे नेता, यानी वोटों के जरिए हम अपने नेता का चयन करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए, जैसे भारत में चुनाव होते हैं, तो एक सीट होगी, उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट लड़ेंगे चुनाव। ठीक है, मान लीजिए 10 लोगों ने नामांकन कराया, 10 नेता जो है वो चुनाव के लिए खड़े हो गए। तो ऐसे में क्या होता है, चुनाव में जो हम होते हैं, यानी हम जो वोटर्स होते हैं,
वो अपने वोट के जरिए, ठीक है, अपने प्रतिनिधि यानी जो 10 ये जो नेता खड़े हुए इनमें से हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं हमारे यहाँ पे वो विजयी घोषित होता है। तो इस तरह ये महत्वपूर्ण विधायी निर्णयों को स्थापित करता है। आगे देखिए, चुनाव प्रणाली संवैधानिक कानून और अन्य विधानों पर आधारित होना चाहिए। जो भी चुनाव प्रणाली हो वो संवैधानिक कानून के तहत होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए, हमेशा निष्पक्ष, कोई धांधली ना हो, कोई भेदभाव ना हो, इस तरह की चीजें होनी चाहिए उसमें, ठीक है, यही आपको बताया जा रहा है। आगे देखिए, किसी भी चुनाव प्रणाली के 3 मुख्य तत्व होते हैं। वो 3 मुख्य तत्व क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि कैसे और किसके लिए वोट डाला गया है, ठीक है, जिसको मतपत्र संरचना कहेंगे हम। दूसरा है निर्वाचन क्षेत्र की संरचना, यानी जो एरिया होता है निर्वाचन क्षेत्र जो घोषित किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि कैसे और मतदाता जो क्षेत्रीय रूप से परिभाषित निर्वाचन क्षेत्र है उसमें विभाजित किया जाता है। यानी कि देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं किसी राज्य में, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यूपी का। तो यूपी में क्या होगा, पूरा यूपी जो है उसको छोटे छोटे एरियो में, उसको विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? इसको निर्वाचन संरचना कहा जाएगा या निर्वाचन क्षेत्र कहा जाएगा। एक क्षेत्र से एक ही कैंडिडेट जीतेगा लेकिन चुनाव लड़ेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये यही आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। और तीसरा, पहला तो है मतपत्र संरचना, दूसरा है निर्वाचन क्षेत्र की संरचना, तीसरा है चुनावी नियम। अब जब चुनाव कराने हैं तो कुछ नियम भी होंगे, यानी कुछ आचार संहिता भी होगी। आचार संहिता का मतलब क्या होता है? जिसमें चुनाव से संबंधित नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना होता है जो नेता वगैरह होते हैं इन सबको, ठीक है। और फिर चुनावी नियम, फार्मूला वगैरह जो है वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो ये उसके 3 मुख्य तत्व होते हैं। आगे देखते हैं, चुनाव प्रणाली के प्रकार का चयन संबंधित राज्य के राजनीतिक जीवन के भविष्य के प्रमुख महत्वपूर्ण निर्धारकों में से एक है। होता क्या है, देखिए चुनाव प्रणाली जो है वो दुनिया भर के देशों में अलग अलग होती है। तो वो वहाँ की सरकार जो होती है, वहाँ का संविधान जो होता है वो उसको तय करता है कि किस प्रकार की चुनावी प्रणाली को वो अपनाएंगे। और जो एक बार अगर चुनाव प्रणाली अपना ली जाती है तो फिर वो निरंतर बनी रहती है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, 2 तरह का चुनावी सिस्टम चलता है। एक तो है आपका कि सर्वाधिक मत पे के आधार पे जीत वाला, जो आगे हम पढ़ेंगे, और दूसरा है हमारा समान अनुपातिक वाला, ठीक है, जिससे हमें राष्ट्रपति वगैरह का चुनाव होता है। ये दोनों ही हम आगे पढ़ने वाले हैं, वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जैसे कि ये चीजें जो एक बार निर्धारित हो जाती है तो ये बहुत लंबे समय तक चलती रहती है। अभी तक जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर ये चीजें ऐसे ही चलती आ रही है, ठीक है। तो ये एक मौलिक राजनीतिक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें राज्य की जो मशीनरी, राज्य का मतलब सरकार, सरकार की जो मशीनरी है या जो राजनीतिक अभिकर्ता है, जो नागरिक के हितों का विकास, ये सभी कुछ इसमें शामिल होता है। और ये एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि चलने वाली प्रक्रिया जो लंबे समय तक चलती रहती है एक तरह से, ठीक है। चुनाव हर 5 साल बाद होते ही रहते हैं। तो आगे चलते हैं और समझते हैं। कुछ चुनावी प्रणालियां किसी एक विजेता को, जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद को चुनने के लक्ष्य रखते हैं। हाँ देखो, कुछ चुनाव प्रणाली ऐसी होती है जिसमें किसी एक कैंडिडेट को चुना जाता है। जैसे मान लो कि प्रधानमंत्री चुनना है, राष्ट्रपति चुनना है, राज्यपाल चुनना है। या फिर कुछ ऐसी भी चुनाव प्रणाली होती है जिसमें कई सारे विजेताओं को चुनना होता है। जैसे कि हमारे संसद के जो सदस्य होते हैं जिसे हम एमपी कहते हैं। अब ये एमपी राज्यसभा के भी हो सकते हैं, लोकसभा के भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद विधानसभा के सदस्य होते हैं। इन सब, इसमें बड़े लेवल पे चुनाव होता है, एक जिसमें मतलब बहुत सारे सदस्यों को चुनना होता है, बहुत सारे मेंबर्स को चुनना होता है। और एक चुनाव प्रणाली ऐसी भी होती है जिसमें एक ही कैंडिडेट चुनना होता है, यानी देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो एक ही होता है, देश का जो राष्ट्रपति होता है वो एक ही होता है, राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, इसी संदर्भ में कई चुनावी प्रणाली आएंगी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जो अभी मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ से समझेंगे इसको। देखो, चुनाव प्रणालियां कई तरह की होती है, मेनली 3 तरह की जो चुनाव प्रणालियां वो आपके सिलेबस में है। इसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति विजयी होगा, यानी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो चुनाव को जीत जाएगा। ये बहुत ही सिंपल पहले नंबर पे है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल चुनाव प्रणाली आप इसको कह सकते हो, बहुत सरल होती है, इसको समझना बहुत आसान है। दूसरे नंबर पे आप देख रहे हो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, भारत में ये भी अपनाई जाती है, ये भी अपनाई जाती है, ठीक है। तो ये इसमें हमारे राष्ट्र, दूसरी वाली जो है इसमें राष्ट्रपति वगैरह का चुनाव होता है इसके तहत। तीसरी होती है मिश्रित प्रणाली, इसमें क्या होता है, इसके भी अच्छे गुण होते हैं और इसके भी, यानी दोनों ही प्रोसेस अपनाई जाती है, दोनों को मिलाकर ये बनती है, इसको मिश्रित प्रणाली कहते हैं, ठीक है। तो ये बाहर के कुछ देशों में है, आगे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, पेपर में जो आपके क्वेश्चन आता है मैं समझा दूँ, फोकस करना है आपको इस चीज पे। जो क्वेश्चन आता है वो पहली जो 2 प्रणाली है,
पहला और दूसरा, इन्हीं पे क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। मिश्रित वाला क्वेश्चन बहुत कम आता है, रेयर आ गया तो आ गया, वरना ना के बराबर चांस होते हैं। इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन दोनों प्रणालियों को बहुत अच्छे से समझना है, इसके गुण क्या होते हैं, इसके दोष क्या होते हैं, क्या इसका सिस्टम होता है, अच्छे से समझना, ताकि आपको पेपर में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति की विजय। तो देखिए, ये जो प्रणाली होती है, इसमें इसको दो नाम से और जाना जाता है। एक है बहुलवादी प्रणाली, या फिर इसको हम सरल बहुमत प्रणाली भी कहते हैं। सरल बहुमत प्रणाली क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, इसको ना कोई भी समझ सकता है। जैसे मान लो कोई भारत का नागरिक है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसको भी ये समझाओगे तो वो समझ जाएगा। लेकिन जो दूसरी प्रणाली है, जो सेकंड नंबर पे थी, उसको समझने के लिए विशेष आवश्यकता होगी ज्ञान की, ठीक है, जरूरत होगी। कोई आम आदमी या कोई जो आदमी कभी ना पढ़ा हो, वो उस दूसरी वाली प्रणाली को नहीं समझ सकता, ठीक है, वो टफ है। तो इसलिए आपको यहाँ पे समझना है दोनों को। तो जो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणाली होती है, इसे बहुलवादी प्रणाली और सरल बहुमत प्रणाली भी कहा जाता है। इस व्यवस्था में पूरे देश को लगभग एक आकार के एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र में बांट दिया जाता है, ठीक है, और मतदाता किसी एक उम्मीदवार का चयन करते हैं। इसमें क्या होता है, पूरा देश जो है उसको विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, ऐसे, ठीक है, जनसंख्या के आधार पे या जैसे भी होता है इस तरीके से। तो कई सारी सीटें बन जाती हैं, और फिर उसके आधार पे क्या होता है, वोटिंग होती है, मतदान होता है। इसमें जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत मिलते हैं, सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं, वो उम्मीदवार यहाँ पे जीत जाता है, ठीक है। इसमें एक चीज है कि मान लो ये ऐसी भी कोई मतलब बंदिश नहीं है कि भले ही वो डाले गए कुल मतों के आधे से भी कम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो जीता हुआ माना ही जाएगा अगर वो ज्यादा वोट पा जाता है तो, ठीक है, विजयी घोषित हो जाता है। इस प्रणाली का उपयोग भारत में लोकसभा के चुनाव जो होते हैं हमारे, वो इसी प्रणाली से होते हैं। हमारे जो विधानसभा के चुनाव होते हैं राज्यों में, वो भी इसी से होते हैं, ठीक है। तो ये एक सरल प्रणाली है, और भारत जैसा देश, क्योंकि हमारा देश जब आजाद हुआ था, उस समय देश में बहुत ज्यादा अशिक्षा थी, ठीक है, लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अगर कोई दूसरी प्रणाली अपनाते तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये बहुत सरल और बहुत सिंपल होती है, इसलिए इस प्रणाली को अपनाया गया। और ये प्रणाली भारत में तो होती है, ब्रिटेन में भी काफी ज्यादा प्रचलित है, वहां पे भी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझिए खेल क्या होता है। जैसे मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, आप भी दिल्ली में रहते होंगे, आप पूरे देश में कहीं से भी हो सकते हैं। तो जैसे मान लो आप किसी भी जगह पे रहते हैं, आपका एक विधानसभा क्षेत्र होगा, ठीक है, जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र है। अब वहां से क्या होगा, चुनाव होंगे, जब चुनाव होंगे तो उस सीट से कई सारे कैंडिडेट खड़े होंगे। अब मान लो जो मेनली तो क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, उनके कैंडिडेट जीतने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, दिल्ली में है तो आप हो गई, और इसके अलावा अन्य पार्टियां भी बहुत सारी हो जाती है, जैसे बीएसपी, एसपी, ये भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जीतता तो कोई एक ही है। इसके ये मेन पार्टियां कुछ हो गई। इनके अलावा कई सारे ऐसे निर्दलीय कैंडिडेट भी होते हैं, जो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, जिनको किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला होता, वो इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जीतता क्या है, कोई एक व्यक्ति जीतता है। अब ऐसे में क्या है, जैसे मान लो इस सीट से, किसी एक सीट से 10 कैंडिडेट जो है वो चुनाव के लिए खड़े हो गए, ठीक है, उन्होंने चुनाव लड़ा। तो भाई हो सकता है किसी को 100 वोट मिले, हो सकता है किसी को 1000 वोट मिले, हो सकता है किसी को 10,000 वोट मिल जाए, ठीक है, हो सकता है किसी को 500 वोट मिल जाए। कितने भी मिल सकते हैं, वो तो उसकी लोकप्रियता और उसके जनता में कैसी पसंद है उसकी, उसके आधार पर मिलेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, जीतता तो एक ही कैंडिडेट है। अब मान लो कि यहाँ पे वोटर्स की संख्या है 50,000, ठीक है, अब समझिए इसे, 50,000 यहाँ पे वोटर्स की संख्या है, लेकिन किसी कैंडिडेट को 10,000 वोट मिलते हैं, या मान लो किसी को 20,000 वोट मिलते हैं, तो वो भी जीत सकता है अगर बाकी को इससे कम मिले। मान लो किसी को 19,000 मिले, किसी को 5,000 मिले, किसी को 400 मिले, किसी को 2,000 मिले, किसी को 3,000 मिले, तो ये जो 2,000, 3,000, 400, 500, 1,500, ये सब तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। एंड में जिसको भी मतलब ज्यादा वोट मिले वही जीत जाएगा। इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, ठीक है, जिसे हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये नहीं होता कि भाई टोटल 50,000 है तो उसका 50% यानी 25,000 वोट जरूर होने चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं होता। तो यहीं पे क्या होता है, आपने इसीलिए देखा होगा कि कुछ पार्टियां क्या होती है, उनको वोट परसेंटेज मिलता है बहुत कम, 30%, 40%, 35%, लेकिन वो बहुमत में आ जाती है। अब आप सोचोगे केवल 35% वोट मिल रहे लेकिन बहुमत मिल गया। कुछ पार्टियां ऐसी होती है जिनको 40% वोट मिलते हैं, लेकिन उनकी सीटें बहुत कम होती है। ये इसीलिए हो जाता है इस वाले में, ठीक है। अब आगे देखो,
इस ये जो प्रणाली है इसके लाभ क्या है ये समझते हैं आपको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछते हैं। तो ये जो प्रणाली है बहुत ही सरल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कोई भी जान जाएगा, जिसमें आपको सीधा सीधा ये पता है कि भाई जिस कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, सीधा सीधा इसमें। इसे आम इंसान, ठीक है, वो भी आराम से समझ सकता है। आम इंसान का मतलब यहाँ पे ऐसे व्यक्ति से है जो कभी भी नहीं पढ़ा लिखा हो, जिसको ज्यादा चुनावी प्रक्रिया के बारे में जानकारी ना हो, उसे भी समझाओ तो आसानी से समझ जाएगा। ये प्राप्त मत और जीती गई सीटों के अनुपात को तार्किक बनाए रखता है। यह क्या होता है, यहाँ पे समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, क्योंकि भाई कोई भी स्वतंत्र रूप से यहाँ पे चुनाव लड़ सकता है। और यह लोकप्रिय स्वतंत्र उम्मीदवारों को विजेता के रूप में सामने आने के अवसर देता है। यहाँ पे ज्यादातर विजेता बनने के चांस किसके होते हैं, जो काफी लोकप्रिय उम्मीदवार हो, ठीक है, जिसकी अच्छी पहुंच हो, जिसको लोग ज्यादा पसंद करते हो, तो उसका जीतने का चांस यहाँ पे पूरा पूरा हो जाता है। और यह अवसर दलीय व्यवस्था के विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए क्या है हमारे यहाँ पे, आपको पता है भारत में परिवारवाद है। राजनीतिक पार्टियों में देखोगे कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जो पूरे परिवारवाद पे ही चल रही है। बाप जो है वो नेता, बेटा जो है नेता, पत्नी जो है वो नेता, उनका बेटा जो है वो नेता, उन्हीं की मतलब उन्हीं के परिवार के चल रहे हैं सभी। तो ये परिवारवाद, रिश्तेदारी, जाति इत्यादि, ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे पार्टियों में देखने को मिलता है। और जातिवाद वोटर्स में भी देखा जाता है। ऐसे ही क्या होता है, एक एग्जांपल आपके सामने दे रखा है कि भाजपा जो बीजेपी है, इसने क्या करा 2014 में जो चुनाव लड़ा, एनडीए जो इनका गठबंधन है, इसको केवल 38.5 यानी केवल 38.5% वोट ही मिले थे इनको, पॉपुलर वोट। और इसके बाद भी ये जीत गए, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली में, कि जिसको ज्यादा वोट मिल जाते हैं वो जीत जाता है, ठीक है। ये मतदाताओं को दलों से प्रभावित होने की बजाय लोगों को चुनने का विकल्प देता है। यहाँ पे एक ये भी अच्छा ऑप्शन है कि यहाँ पे जो लोग होते हैं वो पार्टी, जरूरी नहीं है कि पार्टी को ही देखें, बल्कि यहाँ पे जो उनका अच्छा कैंडिडेट है, जो उनको सही लगता हो, उसको वो उसके आधार पे वो चुन सकते हैं उसको। और इस तरह मतदाता दल द्वारा दिए गए उम्मीदवारों की सूची पर विश्वास करने की बजाय उम्मीदवारों का व्यक्तिगत जो प्रदर्शन होता है उसके आधार पे वो क्या कर सकते हैं, उसको वेटिंग कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। और यह विपक्ष को भी मजबूत बनाता है। सत्ता में मजबूत दल की सरकार आने के साथ ही विपक्ष को सत्ता के किसी भी दुरुपयोग को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण जांच की जिम्मेदारी सौंपता है। तभी आप देखते हो कि कोई पार्टी कुछ करती है जो सत्ता दल वाली होती है, तो विपक्ष वाले हमेशा उसके खड़े हो जाते हैं उसके साथ। ऐसे में क्या होता है कि कोई भी जो सत्ता में जो पार्टी है वो कुछ गलत नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको यहाँ पे। अब बात करते हैं कि ये जो प्रणाली है इसके कुछ कमियां भी है, इसमें कुछ दोष भी है। तो दोष क्या है, देखिए, इसमें जो छोटे दल होते हैं, जो लोकल पार्टियां होती हैं, या जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं, इनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। अब जैसे कि देखो, कोई सीट है, वहां पे मान लो मुस्लिम जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है, 60% लोग मुस्लिम है, और वो एक ही कैंडिडेट को अपने वोट दे देते हैं, तो वो आराम से जीत जाएगा। बाकी वहां पे अन्य समुदाय के भी, वहाँ हिंदू भी है, सिख भी है, ठीक है। इस तरीके से जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो नहीं जीत पाता। यहाँ पे ये समस्या आ जाती है अगर दूसरा समुदाय पूरी तरीके से वोट दे दे तो। इसी का एक एग्जाम्पल आगे भी दे रखा है कुछ। 1993 में कनाडा के संघीय चुनाव में प्रगतिशील जो परंपरावादी थे, इन्होंने 16%, ठीक है, केवल 16% वोट जो थे वो उनको मिले थे, लेकिन 0.7% सीटें प्राप्त करी। अब देखो वोट परसेंटेज यहाँ पे देखा जाए तो 16% ज्यादा है, लेकिन फीस अगर हम सीट को देखें तो वो 1% से भी कम है। तो ये जो ऐसा मार्जिन आपको दिखता है ना कि परसेंटेज बहुत ज्यादा आ रही है लेकिन सीटें नहीं आ रही, या सीटें बहुत ज्यादा आ रही है वोट परसेंटेज बहुत कम है, ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है और आप सोचते हैं ऐसा कैसे हो गया। तो ये इसी प्रणाली में होता है, ठीक है, ये इसकी कमी है एक। फिर एक और एग्जांपल है लेसोथो। यहाँ पे 1998 में एक आम चुनाव थे, इसमें बेसोथो राष्ट्रीय पार्टी जो यहाँ की है, इसने 24% वोट जो थे वो जीते, ठीक है, मिले, इसको 24% वोट मिल गए, लेकिन 1% सीट ही हासिल कर पाया। तो ये जो इतना ज्यादा डिफरेंस होता है ये इस प्रणाली में आपको देखने को मिले। यह व्यवहार बार बार दोहराया जाता है और आप कई देशों में ऐसा देखोगे, ठीक है, कई देशों में ऐसा देखने को मिलता है जहां पे ये प्रणाली अपनाई जाती है। अल्पसंख्यक समुदाय के जो प्रतिनिधि है उनके जीतने की संभावना यहाँ पे कम हो जाती है। और इस संदर्भ में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली जो है ये एक मतलब ये ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, ठीक है। ब्रिटेन और जो यूएसए है, इनके जिलों में एक काले ब्लैक उम्मीदवार के जीतने की संभावना जो है वो कम हो जाती है इसी की वजह से, ठीक है, क्योंकि वहां पे सारे जो है वो गोरे होते हैं, एक समुदाय के होते हैं। अगर वहां कोई ब्लैक अन्य समुदाय का चुनाव लड़ता है तो उसके जीतने के चांस ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं अगर ये वाली प्रोसेस होती है, ठीक है।
और ये एक दल को प्राप्त होने वाले मतों और सीटों के मध्य अनुपातहीन संबंध को मान्यता देता है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कई बार क्या होता है 40% मतलब वोट मिल गए लेकिन सीटें मात्र 10 आ रही हैं, या सीटें 25% आ गई लेकिन वोट परसेंटेज केवल 30-35 ही है। तो ये जो एक अनबैलेंस दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, ये इसी के कारण हो पाता है। और कई मामलों में विजयी प्रत्याशी, जो जीता हुआ प्रत्याशी है, वो मतदाता क्षेत्र में वास्तविक बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करता, यानी अपने मतदाता क्षेत्र का वास्तविक उसे बहुमत नहीं मिला फिर भी जीत जाता है। क्यों? क्योंकि वोट कट जाते हैं अन्य पार्टियों के द्वारा, तो कम वोट पाने के बाद भी अगर उसके बाकियों से ज्यादा है थोड़े बहुत भी, तो भी जीत जाता है वो। तो ये इसका एक दोष है, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, चुनावी परिवर्तन और छोटे दलों का प्रादुर्भाव जो है वो अब अनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट प्रणाली को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कई बार क्या होता है कि कुछ पार्टियां, कुछ नेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये सिस्टम जो है ये नहीं सही नहीं है, इसको बदला जाए और इसके बदले में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है उसको लाया जाए, ठीक है। कटिंग्स जो है ये एक अंग्रेज स्कॉलर हैं, ये कहते हैं, इनके अनुसार देखिए ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली जो है वो दो सिद्धांतों पे आधारित होती है, ठीक है। दो सिद्धांत कौन से? पहला सिद्धांत है जिसका नाम है डूवर्जर लॉ, ठीक है, डूवर्जर लॉ। दूसरा जो सिद्धांत है वो है क्यूब लॉ। अब ये क्या मतलब है इसका, इसे समझिए। ये डूवर्जर जो लॉ होता है इसका मतलब होता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली जो है इसमें अल्पसंख्यक जो दल होते हैं इनकी अनदेखी करते हुए द्विदलीय प्रणाली पे अध्ययन केंद्रित होता है। सही बात है। देखिए क्या होता है यहाँ पे कि मेनली देखो चुनाव जो होता है वो दो पार्टियों के बीच में होता है, ठीक है। कैंडिडेट बेशक से एक सीट पर 10 खड़े हो जाए या 50 खड़े हो जाए, लेकिन सबको पता होता है कि कंपटीशन केवल दो पार्टियों में है। और ये होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में, सीधा सीधा कंपटीशन दिखता है। किसी भी राज्य के अगर आप चुनाव देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इन दोनों के बीच में टक्कर है, कोई भी एक जीत सकता है, ठीक है। चुनाव लड़ने वाली वहां पे बेशक से 50 पार्टियां हो, लेकिन आपको क्लियर पता लगता है कि किन दो पार्टियों के बीच में कॉम्पिटिशन है। ये यहाँ पे क्लियर दिखता है, इसको डुवर्जर लॉ कहा जाता है। इसके बाद अगला है क्यूब लॉ। ये कहता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली जो है इसके अंतर्गत प्रचलित भेदभाव पर केंद्रित है। ये भेदभाव पे केंद्रित है। यहाँ पे जो छोटे दल होते हैं, जो लोकल पार्टियां होती हैं, इनको महत्व कम दिया जाता है, ये इनका कहना है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने, हो सकता है पेपर में अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो कटिंग्स जो है वो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली जो है ये जनता को मतदान से हतोत्साहित करती है, क्योंकि जनता जो होती है उनके पास एक ही वोट होता है, ठीक है। इसीलिए कई बार क्या होते हैं, लोग जो होते हैं वो हतोत्साहित हो जाते हैं, वो वोट ही करने नहीं जाते, कहते हैं सारे नेता तो एक जैसे हैं, क्या फायदा, किसको जिताएं। कई बार आपने सुना होगा लोगों के मुंह से। इसीलिए बाद में नोटा का ऑप्शन दिया था कि अगर आप किसी को नहीं पसंद करते तो आप नोटा पे बटन दबा सकते हो, ठीक है। तो ये हतोत्साहित कर देती है, क्योंकि छोटी पार्टियों को दिए गए बहुलवादी चुनावी व्यवस्था में वोट जो है, भले ही लोग अपनी चुनी हुई पार्टी को वोट दे देते हैं, क्या होता है कि उतने ज्यादा मत नहीं मिलते हैं। और यदि एक छोटी पार्टी है तो वह वास्तव में दो सबसे बड़ी पार्टियों में से निसंदेह एक की मदद कर रहे होंगे, तो ये भी चीजें हो जाती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमियां होती है, ठीक है। तो वो कमियां आपके सामने है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली थी उसको हमने समझ लिया है। अब बात करेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व। इस उसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट चुनाव होता है। हमारे यहाँ पे ये जो है इसमें हम इनडायरेक्ट कह सकते हैं। देखिए जैसे मान लो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इस पद्धति से होता है, समानुपातिक अनुपातिक प्रतिनिधि, आपने पढ़ा होगा, प्रतिनिधित्व वगैरह ये जो है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए इसमें लोगों को ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है, ऑप्शन मिलते हैं। और ये अप्रत्यक्ष होता है, इसमें जनता चुनाव नहीं करती, मतलब हम सीधा राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम एमएलए एमपी के लिए चुनाव करते हैं, इनको चुनते हैं, ये हमारे जिताए हुए कैंडिडेट है। और हमारे जो जिताए हुए कैंडिडेट होते हैं वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव करते हैं, ठीक है। तो ये अप्रत्यक्ष प्रणाली के रूप में आप इसे जान सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं, थोड़ा अलग नजरिए से समझते हैं थोड़ा, ठीक है, समझिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के विकल्प के रूप में देखी जाती है, ठीक है। इसको कई बार क्या होता है कि इसके ऑप्शन में देखी जाती है कि वो वाली जो प्रणाली है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली वो ज्यादा बेहतर नहीं है, उसके ऑप्शन में, विकल्प में ये प्रणाली बेहतर मानते हैं लोग, ठीक है। इस प्रणाली के अंतर्गत मुख्यतः इस बात पर ज्यादा बल दिया जाता है कि किसी राजनीतिक दल को विधायिका में उतनी ही सीटें मिले जितनी प्रतिशत उसको जनता से मत मिले। इसमें यह होता है कि किसी प्रणाली किसी पार्टी को उतनी ही सीटें मिलेंगी जितने परसेंट, ठीक है, उसको वोट मिले होंगे।
ये होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली जो होती है, इसमें देखा जाता है कि जनता द्वारा कम वोट मिलने पर भी उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। कई बार क्या होता है, आपने देखा ही था कि 50,000 टोटल वोट है वहां पे, मान लो, लेकिन किसी को 15,000 वोट मिल रहे हैं तो वो भी तब भी जीत जा रहा है, केवल 15,000 पे। बाकी वोट जो है वो कट जाते हैं इधर उधर उधर उधर, दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। अगर उसके 15,000 भी सबसे ज्यादा हो जाते हैं तो वो जीत जाता है। तो ये होता है यहाँ पे, ठीक है, कम वोट पे भी विजयी घोषित हो जाता है। और एक राजनीतिक दल को लोकप्रिय मतों, जो पॉपुलर वोट होते हैं, उसकी तुलना में कम अथवा या फिर ज्यादा सीटें भी हासिल हो जाती हैं, जो कि इस फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली में था। लेकिन इसका अपोजिट होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके बाद क्या है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के विपरीत अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इसके विपरीत इसको मानना है कि इसमें एकल सीट को अनुपातिक रूप में एक अवसर में विभाजित करना असंभव है। इसलिए इसको क्या करा जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी सूची अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के रूप में देखा जाता है। इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे मान लो कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपनी एक लिस्ट जारी करेंगी, ठीक है, कैंडिडेट की लिस्ट जारी करती हैं। उसमें से उनकी जो वोट परसेंटेज होता है, जैसे मान लो किसी बड़ी पार्टी ने 70% जीत लिए तो उसको 70% सीटें दे दी जाती है, किसी ने 20% जीते तो उसको 20% सीटें दी जाती है। और ऊपर से कैंडिडेट जो लिस्ट उसने दी होती है उसमें से 70%, जैसे मान लो उसने 100% कैंडिडेट दिए तो ऊपर के 70% उसमें ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिस्ट, इसको सूची अनुपातिक प्रणाली के रूप में भी देखा जाता है, ठीक है। अब जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें ऑप्शन ज़्यादा दे दिए जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, जैसे मान लो राष्ट्रपति का चुनाव है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट खड़े हुए हैं, 2 3 4 जो भी होंगे, 2 3। तो ऐसे में क्या होगा, जो हमारे द्वारा चुने हुए, जो हमारे एमपी होंगे, जो हमारे एमएलए होंगे, जो भी उनको मतदान करेंगे, तो उनसे प्रेफरेंस मांगी जाती है, ठीक है। यानी जैसे मान लो 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो उनसे प्रेफरेंस मांगेंगे कि आप किस कैंडिडेट को जिताना चाहते हो। तो जैसे मान लो A B C 3 कैंडिडेट है, तो किसी को हो सकता है ए पसंद हो तो वो पहले नंबर पे ए को रख देगा, उसको दूसरे नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे वो कौन किसे देखना चाहता है राष्ट्रपति, फिर तीसरे नंबर पे किसे देखना चाहता है, इस तरीके से वो रख सकते हैं। हो सकता है किसी को बी ज़्यादा पसंद हो तो वो पहले नंबर पे बी को रख देगा, दूसरे नंबर पे सी को रख देगा, ए उसको पसंद नहीं है तो वो तीसरे नंबर पे रख देगा। इस तरीके से ये होता है। तो ऐसे में ये देखा जाता है कि जिसको सबसे कम पसंद किया गया है वो तो बाहर हो जाता है चुनाव से ही। फिर ऐसे ही यही प्रणाली तब तक दोहराई जाती है जब तक सारे कैंडिडेट धीरे 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 करके बाहर ना हो जाए। फिर लास्ट में एक कैंडिडेट बचता है, वही विजयी घोषित होता है, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला भी होता है, यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है तो इसलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं समझाऊंगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला समझना है तो क्लास 11th की वीडियो जो मैंने बनाई थी 3 4 साल पहले, आप वहाँ पे जाओ, मैंने वहाँ पे पूरा आपको फॉर्मूला सॉल्व करके बताया हुआ कि कितनी सीटें चाहिए होगी, कैसे जीतेंगे, कैसे हारेंगे, ये कैसे अपनाई जाती है, सब कुछ वहाँ पे समझाया हुआ है आसान तरीके से। तो आप 11th वाली वीडियो देख सकते हो हमारे दूसरे चैनल पे, एकलव्य स्टडी पॉइंट पे जाके, ठीक है। यहाँ पे केवल जो सिलेबस में है वही बताऊंगा आपको। तो आगे देखते हैं। बेल्जियम, डेनमार्क, ग्रीस, हंगरी, इटली कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है इसको अपनाया है, और यहाँ पे इसी प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए चुनाव होता है। फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के विपरीत अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है वो विविधता को समायोजित करती है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या है, लोगों को ऑप्शन ज्यादा मिल जाते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं लोग। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे विविधता जो है वो समायोजित हो जाती है। यहाँ पे फिर अल्पसंख्यक कम है तो उसका नुकसान नहीं होता जो कि फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली में होता है, वो वाला नुकसान यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। जो समर्थक है वो कहते हैं कि बहुलवादी प्रणाली जो है वो ब्रिटेन की तरह अप्रतिस्पर्धी अल्पसंख्यक सरकारों को सत्ता में ला सकती है। जहां दो प्रमुख दलों ने 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों में 40% से अधिक वोटों के साथ देश पे शासन किया, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे रखा है कि 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों में मात्र 40% अधिक वोटों से देश पे शासन किया है। मतलब केवल 40% वोट ही मिले लेकिन पूरे देश में शासन रहा। तो ये जो होता है वो फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के अंदर होता है, ठीक है। और ये जो प्रणाली है दूसरी समानुपातिक अनुपात प्रणाली जो होती है ये से थोड़ी सी अलग होती है। अनुपातिक प्रणाली जो है इसको बहुलवादी प्रणाली के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली विसंगति के निवारण के साधन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है उसमें क्या होता है कि उसमें कई सारी कमियां हैं, इसीलिए उसको विसंगति के रूप में उसको दूर करने के लिए इस वाली प्रणाली को बेहतर माना जाता है। इसमें कोई दल अपने विरोधियों की तुलना में कम लोकप्रिय वोटों से अधिक सीटें जीत सकते हैं, ठीक है।
अब बात करेंगे कि ये जो प्रणाली है इसमें क्या अच्छा है और क्या कमियां हैं। तो देखिए, इसमें अच्छा क्या है, इसके गुण पढ़ेंगे सबसे पहले कि जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है इसमें जो बड़ी पार्टियां होती है, जो बड़े दल होते हैं, इनके लिए जो सीट का लाभ होता है, जो बोनस होता है, उसको कम कर देती है ये। और इसमें जो छोटे दल होते हैं, जो अल्पसंख्यक दल होते हैं, इनको समान रूप से अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सभी को मतलब आप कह सकते हो समान रूप से अवसर मिल जाते हैं, किसी की अनदेखी नहीं होती। फिर क्या है कि इस प्रतिनिधित्व प्रणाली जो होती है इसमें अल्पसंख्यक जो दल होते हैं इनको प्रतिनिधित्व की सुविधा दी जाती है, और जितने परसेंट वोट मिलते हैं उसी के हिसाब से इनकी सीटें तय कर दी जाती है। तो इसमें क्या कहीं ना कहीं इनको फायदा होता है, और इस प्रणाली में अलग अलग जो विचारधारा है उसका भी समायोजन देखने को मिल जाता है। इस तरह ये प्रणाली जो है इसको निरंतरता और स्थिरता पे ये बल देती है। पश्चिमी यूरोपीय देशों के अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है, इसके अपोजिट, इसके विपरीत, जहां विचारधारा ध्रुवीकृत हो, वहां पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली निर्णय लेने के लिए एक बेहतर प्रणाली के रूप में हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, और ये निर्णय जो है वो समाज में अधिक समावेशी होता है, इसमें अलग अलग समुदाय के निर्णय शामिल होते हैं, तो इसलिए इसको ज्यादा बेहतर माना जाता है। अब इस प्रणाली में बेहतर चीजें हैं तो इसमें कुछ कमियां भी हैं, तो आपसे दोष भी पूछ लेते हैं कई बार। इसमें क्या होता है, जो गठबंधन सरकारें होती हैं कहीं ना कहीं ये विखंडित टूटी हुई दलीय व्यवस्था की ओर उन्मुख होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो टूटी हुई दलीय व्यवस्था है उससे कहीं ना कहीं अस्थिरता पैदा होती है। कहीं भी अगर मतलब कई सारी पार्टियां होंगी और गठबंधन होगा तो कहीं ना कहीं अस्थिरता पैदा होती है। और जब भी मतलब आपने देखा होगा 2 या 3 पार्टी मिलकर शासन चला रही होती है तो उनके बीच में खींचतान चलती है, उनके बीच में सत्ता के लिए हमेशा संघर्ष रहता है कि हम भाई हमारा सीएम बनेगा, कैंडिडेट हमारा सीएम बनेगा, हमारा सीएम बनेगा, ये पॉलिसी हमारी चलनी चाहिए, ये पॉलिसी चलनी चाहिए, इस तरीके से इनके बीच में खींचतान चली रहती है। तो ये होता है। इजराइल और इटली जो है इसके अच्छे उदाहरण है, यहाँ पे ये चीजें अपनाई गई थी, तो इसके अच्छे एग्जाम्पल के रूप में इजराइल और इटली को हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे गठबंधन सरकार में बदलाव के कारण, जैसे ही सरकार में बदलाव आता है वहां पे अस्थिरता पैदा हो जाती है, क्योंकि सरकार में गठबंधन है, अलग अलग मतलब उसमें विचारधाराएं हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि कहीं ना कहीं इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मतलब विवाद हो जाते हैं। आगे देखिए, गठबंधन सरकार जो है वो सुसंगत नीति निर्धारण को पूरा करने में असमर्थ है। कोई भी गठबंधन की सरकार जो होगी वो सही तरीके से नीति को नहीं चला पाएगी। वे नीति निर्धारण के बाद होने वाले संघर्ष के खतरे से अवगत हैं, जिससे गठबंधन सरकार में गुट बन सकते हैं, गुट बन जाते हैं। ठीक है, आपस में विवाद हो जाते हैं, सत्ता के लिए खींचतान हो जाती है, ये चीजें चलती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है इसके अंतर्गत छोटे दलों को अधिक शक्ति मिलती है, जबकि बड़े दलों को गठबंधन सरकार बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसा इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। इस प्रकार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है वो बड़े दलों के लिए नुकसानदायक साबित होती है। इसीलिए क्या होता है, जो बड़ी पार्टियां होती है वो इससे ज्यादा खुश नहीं रहती है। ठीक है, छोटी पार्टियों को बेनिफिट हो जाता है इससे। आगे देखिए, गठबंधन सरकार आमतौर पर नीतियां बनाती है जिससे मतदाता जो होते हैं उनको थोड़ी उनको स्पष्टता मिले। जैसे कि मतदाता और जो मतदान कर्मी हैं इनकी शिक्षा और प्रशिक्षण की इनको आवश्यकता होती है। ऐसा माना जाता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है इसके कारण जर्मनी जो है वो कहीं ना कहीं असफल हो गया है। ठीक है, अब बात करेंगे मिश्रित प्रणाली। देखिए, अभी तक जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली से आता है, या फिर आपसे ये जो दूसरी अनुपातिक प्रणाली थी इससे पूछ लिया जाता है। तीसरा है मिश्रित प्रणाली, ये हमारे देश में नहीं है और इससे क्वेश्चन भी काफी कम आते हैं, लेकिन फिर भी आप समझ लो। मिश्रित चुनाव प्रणाली जो है एक ऐसी चुनाव प्रणाली है, इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और बहुलवादी यानी कि जो आपकी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है ये भी इसमें मिश्रित होती है, मिश्रित रूप से इनको रखा जाता है। ठीक है, इसमें दोनों की ही विशेषता आपको देखने की मिलेगी। मिश्रित प्रणाली को यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण बनाता है कि यहाँ का मतदाता जो है निर्वाचन प्रणाली को बहुलवादी और अनुपातिक प्रतिनिधित्व दोनों प्रणालियों के तत्वों को अपना सकता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, मतदाता के सामने ऑप्शन होते हैं कि वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली और अनुपातिक प्रणाली दोनों को अपना सकता है। ठीक है, दोनों के तत्व इसमें जुड़े होते हैं, यानी दोनों से अच्छी अच्छी चीजें इसमें ली होती है, इसलिए इसको अपना सकता है। ठीक है, इसमें दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं। मिश्रित प्रणाली बहुलवादी और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मिला जुला रूप होता है। और मिश्रित चुनाव प्रणाली कुछ जगह पे तो ऐसा है कि 50% चुनाव जो है वो बहुमत प्रणाली से होता है,
यानी फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली से, और बाकी जो 50% है वो अनुपातिक प्रणाली से कुछ जगह पे, ठीक है। ऐसा जर्मनी वगैरह में कराया जाता है, यानी कि कुछ सीटों पे ऐसे चुनाव होगा बहुमत वाली प्रणाली पे, और कुछ पे अनुपातिक वाली प्रणाली पे, सिस्टम पे हो जाएगा। लेकिन इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, देखो ये सारे इसके टाइप्स हैं, बहुत सारे हैं, पर हमें इतने पढ़ने नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलो, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक इसका प्रकार है समानांतर प्रणाली, जिसको पैरेलल वोटिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मिश्रित गैर प्रतिपूरक प्रणाली शामिल है। इसमें दो दो स्तर हैं, इसके दो लेवल होते हैं। पहले स्तर पे क्या होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, इससे चुनाव कराया जाता है, जो जीत जाते हैं कैंडिडेट, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा स्तर है, ठीक है, दूसरे स्तर में इसमें देखो होता क्या अंतर, देखिए जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली से चुनाव कराए जाते हैं इस पद्धति में, उसमें जो जो भी इंडिविजुअल जो भी जीतता है, ठीक है, जो भी सदस्य जीतता है वो जिला प्रतिनिधि शामिल होता है, उसमें जिले प्रतिनिधि जो होते हैं वो इसमें शामिल करे जाते हैं। दूसरे स्तर पे क्या होता है, चुनाव होता है, इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनुपातिक जो प्रणाली है, पद्धति है, इसके माध्यम से किया जाता है, ठीक है। इसमें या तो क्षेत्रीय या फिर बहुत बड़े जो प्रतिनिधि होते हैं उनके चुनाव इससे होते हैं, यानी आधे चुनाव इन्होंने इस तरीके से अपना लिए और बाकी के आधे चुनाव इन्होंने दूसरे तरीके से अपना लिए, ठीक है, ऐसे होता है यहाँ पे। तो इसको हम समानांतर मतदान कहते हैं। जापान में, दक्षिण कोरिया में, रूस में, ये जो देश है यहाँ पे ऐसा होता है। लेकिन ऐसा ही मिलता जुलता एक दूसरा है, इसमें भी कुछ कमियां थी, इसको सुधारने के लिए फिर ये आया मिश्रित सदस्य अनुपातिक प्रणाली, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल। समानांतर मतदान जैसे एमएमपी में जो जिले के प्रतिनिधि हैं उनको एक स्तर फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली और दूसरा स्तर जो है वो सूची प्रणाली, यानी जो अनुपातिक प्रणाली होता है, इसके अंतर्गत किए जाते थे। ये अभी तक जो हमने ऊपर पढ़ा है सेम। इसका उद्देश्य प्रणालियों को त्रुटियों को सही करना है, लेकिन इस वाली प्रणाली का उद्देश्य है कि जो ऊपर वाली प्रणाली जो आपने पढ़ा है इसमें कुछ कमियां रह जाती थी, उसको ठीक करना इसका उद्देश्य है। तो कुछ जगह पे ये अपनाया जाता है, जैसे जर्मनी में, न्यूजीलैंड में, कुछ देश ऐसे हैं जहां पे इस चीज को अपनाया गया है। इसके बाद एक और ऑप्शन होता है वैकल्पिक वोट योग, या फिर इसको हम प्लस कह सकते हैं, ऑल्टरनेटिव वोट प्लस। तो ये जो प्रणाली है इसमें कुछ एडिशनल सदस्य, अतिरिक्त सदस्य प्रणाली की तरह है। यहाँ पे क्या होता है, वैकल्पिक वोट पद्धति, यानी ऑप्शन दिए जाते हैं, के कारण ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये प्रणाली जो है इसको जैनसिंग आयोग द्वारा फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली जो थी इसके विकल्प के रूप में, क्योंकि इनको ये वाला सिस्टम समझ नहीं आया था, ये अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए इसके ऑप्शन के रूप में इस प्रणाली को लेकर आए थे, ठीक है। ब्रिटेन की संसद जो है उसने इसको अपनाया है। इसके बाद एक है स्कॉर्पो। ये क्या है, ये इटली ने अपनाया था इसको पहले, लेकिन आज के समय में ये हंगरी में है, ठीक है, हंगरी में। इसमें क्या होता है, इसमें एक दो स्तरीय मिश्रित प्रणाली होती है, दो लेवल की। इसमें एमएमपी प्रणाली के समान है, जैसा हमने शुरू में पढ़ा था, समानांतर प्रणाली जो आपने पढ़ा था उसके जैसा है। इसमें एकल सदस्य जिला स्तरीय, एक इंडिविजुअल जो है वो जिला स्तरीय होता है, ठीक है, और आंशिक रूप से एकल सदस्य जिला स्तर पर वोट ट्रांसफर तंत्र असमानता को संबोधित करता है। इस प्रणाली को 1993 से 2005 तक इटली ने अपनाया था, लेकिन बाद में हंगरी ने, ठीक है। हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आ रही हो, और ये टॉपिक थोड़ा है भी मुश्किल, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा फंसना नहीं है, उलझना नहीं है। जो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताए गुण और दोष फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के, वो बिल्कुल याद करके जाना है, क्वेश्चन वहीं से आता है। दूसरा जो अनुपातिक प्रणाली है उसके गुण और दोष पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है। अब तीसरे में देखो, ये हमने समझ लिया इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, ये दो टाइप्स भी आपके पेपर में नहीं आते। इसमें भी आपको केवल कौन से टाइप्स याद रखने हैं, मिश्रित वाली में पहला वाला याद रखना है आपको, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं समानांतर मतदान, या फिर जो दूसरा है मिक्स्ड मेंबर प्रणाली, ठीक है। ये दो, यही दो आपको याद रखने हैं। अब इसके बात कर लेते हैं गुण और दोष के। तो देखिए इसके फायदे क्या है। ये फायदे कुछ ऐसे हैं कि इसमें जो झूठे बहुमत के संकट हैं उससे बचाता है, क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में क्या था कि बहुमत पे ही सब कुछ होता था, जिसे ज़्यादा वोट मिल जाए, बेशक से वो कैंडिडेट ज़्यादा पसंद ना हो लोगों को, लेकिन अगर उसे थोड़े से भी ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, बाकियों के वोट कट रहे हैं, तो वो जीत जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। इसमें क्या है, इसमें तीसरे और चौथे दलों के प्रतिनिधियों को प्रदान करके वोट की बर्बादी की समस्या को कम करता है। ये देश में समर्थन की कमी और मुद्दे को भी कम करता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भौगोलिक क्षेत्र होता है, जो स्थानीय क्षेत्र होता है, उसके प्रतिनिधि जो होते हैं उनके बीच में संपर्क स्थापित किया जाता है, और ये निर्वाचन क्षेत्र की काम की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ा देता है, कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल है। अगर इसकी कमियों की बात करें तो जो छोटे दल होते हैं
उनको प्रतिनिधित्व प्रदान करने से दो प्रकार के सांसद बनते हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व से कोई सीधा संबंध नहीं होता। ये क्या होता है, दल के नियंत्रण के दायरे को बढ़ाता है, जो पार्टी होती है उनके जो नियंत्रण का दायरा है उसको बढ़ा देता है। ये मतपत्रों को जटिल बनाता है और ये प्रक्रिया भी काफी जटिल है, हतोत्साहित करती है। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली या फिर जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी, इसकी तुलना में चुनाव कराना जो है इसमें काफी महंगा पड़ता है। ये महंगी एक प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हो सकता है आपको कोई लास्ट के टॉपिक में आपको दिक्कत आई हो, आपको ना समझ में आ रहा हो, तो आपको किसी भी टॉपिक में जो ना समझ में आए ज़्यादा उलझना नहीं है। जो आपको समझ में आ रहा है उसको अच्छे तरीके से समझना है और उसको याद करना है, ताकि आपके पेपर में अगर वो क्वेश्चन आता है तो आप उसे कर पाओ। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को जय हिंद, जय भारत।